यह कहानी शुरू होती है साल 1975 से, राजस्थान के एक छोटे से ऐतिहासिक कस्बे से। कस्बे का नाम था शेखावत। उस जमाने में यह जगह अपनी हवेलियों और पुरानी संस्कृति के लिए मशहूर थी। लोग साधारण जीवन जीते थे, दिन भर काम, शाम को चौपाल पर बैठकर गपशप। औरतें घरों में रहती, बच्चे गलियों में खेलते। इसी कस्बे में एक लड़की रहती थी, नाम था रेशमा। उस समय वह 16 साल की थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती। वह एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर का काम संभालती। रेशमा पढ़ने में बहुत तेज थी, स्कूल में हमेशा प्रथम आती। उसका सपना था कि वह टीचर बने, लेकिन उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। फिर भी उसके पिता ने उसे पढ़ाया। वे चाहते थे कि उनकी बेटी आगे बढ़े। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। रेशमा अक्सर शिकायत करती कि उसे रात को कोई देखता है। उसकी माँ समझाती, बेटी तुम्हारा दिमाग है, पढ़ाई के कारण तनाव हो गया है। एक दिन रेशमा ने अपनी माँ से कहा, माँ कल रात मैंने सपना देखा। एक आदमी मेरे कमरे में आया। वह बहुत लंबा था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी हो चुकी हूं। माँ ने हंसकर टाल दिया। सपना था बेटी, ऐसे सपने अक्सर आते हैं। लेकिन रेशमा का चेहरा गंभीर था। माँ, यह सपना नहीं था, वह बहुत सच्चा लगा। उसने मेरे हाथ में एक निशान बनाया। माँ ने देखा, रेशमा की दाहिनी कलाई पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने स्याही से एक बिंदु बना दिया हो। माँ ने उसे धोने की कोशिश की, लेकिन वह निशान नहीं गया। वह त्वचा का हिस्सा लग रहा था। माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद कोई फोड़ा है जो भर जाएगा। फिर एक और घटना हुई। रेशमा की बहन जो उससे छोटी थी ने कहा कि उसने रात को रेशमा के कमरे से आवाजें सुनी हैं। ऐसी आवाजें जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, लेकिन रेशमा अकेली सोती थी। रेशमा ने कहा कि वह तो सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं। एक शाम रेशमा अपनी दोस्तों के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसका सिर घूमने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। दोस्तों ने उसे घर पहुंचाया। जब वह होश में आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, वह आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है। परिवार वाले घबरा गए। उन्होंने सोचा शायद बुखार के कारण बेहोशी में बकवास कर रही है। उन्होंने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है, कुछ दवाइयां उसे दे दी। लेकिन रात को जब सब सो गए तो रेशमा का कमरा अचानक ठंडा हो गया। गर्मी के मौसम में भी। माँ ने सुबह देखा तो रेशमा के बिस्तर के पास का फर्श गीला था, जैसे कोई पानी छिड़क गया हो। लेकिन वह पानी साफ नहीं था, गंदला था और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की गंध। माँ ने रेशमा से पूछा। रेशमा ने कहा, माँ वह आया था रात को। उसने मेरे माथे पर पानी छिड़का। उसने कहा कि अब मैं पवित्र हो गई हूँ, उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार। माँ का दिल धड़कने लगा। उसने पिता को बुलाया। पिता ने कहा, यह सब बकवास है, किसी ने लड़की को डरा दिया है। लेकिन उनके मन में एक डर पैदा हो गया था, एक ऐसा डर जिसका नाम वे जानते थे, लेकिन कहने से डरते थे, क्योंकि उस इलाके में एक पुरानी कहावत थी, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो खूबसूरत लड़कियों को देखकर मोहित हो जाते हैं और फिर वे उन्हें अपनी दुल्हन बना लेते हैं, चाहे वह लड़की जिंदा हो या मरी हुई। रेशमा के साथ शायद यही हो रहा था, लेकिन अभी तक यह सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो अभी आना बाकी था। रेशमा का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती, घंटों एक जगह बैठी रहती, दीवार को देखती। कभी कभी वह खुद से बातें करती, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। एक दिन उसकी माँ ने उसके कमरे में एक अजीब चीज देखी। दीवार पर
कोयले से कुछ लिखा हुआ था। शब्द थे, मेरी हो, सिर्फ मेरी। मां ने पूछा, यह तुमने लिखा? रेशमा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने लिखा, वह रोज आता है और यह लिखकर जाता है। परिवार में डर फैल गया। पिता ने एक पीर फकीर को बुलाया। पीर साहब ने कमरा देखा, रेशमा को देखा, फिर उन्होंने कहा, इस लड़की पर किसी जिन्न की नजर है, एक बहुत शक्तिशाली जिन्न। वह इसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। पिता ने पूछा, क्या करें? पीर साहब ने कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र पढ़े। कहा, इसे हमेशा यह तावीज पहनाए रखना और रात को उसके कमरे की चौखट पर नमक छिड़क देना। परिवार ने वैसा ही किया। कुछ दिन तो सब शांत रहा। रेशमा थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। वह फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ फिर से बिगड़ गया। एक रात पूरे घर में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरा हो। सब उठे, रेशमा के कमरे की ओर दौड़े। कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से रेशमा के रोने की आवाज आ रही थी। पिता ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रेशमा बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में खून था और उसकी गर्दन पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और एक दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। पीर साहब को फिर बुलाया गया। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, यह जिन्न बहुत जिद्दी है। वह इस लड़की को लेकर गया है, अब उसे हर कीमत पर चाहता है। तावीज ने काम नहीं किया, अब कोई और उपाय करना होगा। उन्होंने एक बड़ा अनुष्ठान करने की सलाह दी, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। रेशमा के पिता गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने रिश्तेदारों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने दिया, कुछ ने मना कर दिया। इस बीच रेशमा की हालत और भी खराब होती गई। वह दिन भर कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया में जी रही हो। एक रात रेशमा की बहन ने देखा। रेशमा अपने कमरे से बाहर आई। वह सीधे घर के बाहर गई। बहन ने पीछे से देखा। रेशमा गली में चली जा रही थी, नंगे पैर, सफेद कपड़े पहने हुए। बहन ने मां पिता को जगाया। सब उसके पीछे गए। रेशमा कस्बे के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंची। वह एक टूटी हुई कब्र के पास जाकर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर कब्र की मिट्टी छुई और फिर वह गाने लगी, एक अजीब सा गीत जिसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था। पिता ने उसे उठाकर घर ले आया। रेशमा बेहोश थी। जब होश में आई तो उसने कहा, वह मुझे वहां बुला रहा था। उसने कहा कि वह मेरा इंतजार कर रहा है उसकी कब्र में। अब पूरे कस्बे में खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि रेशमा पर जिन्न सवार है। कोई उसके घर के पास से गुजरने से डरता। बच्चे उसका नाम लेते तो मां उन्हें डांटती। रेशमा का परिवार अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, सिवाय एक के, वह पीर साहब का अनुष्ठान। लेकिन पैसा अभी भी पूरा नहीं जुटा था और तभी सबसे भयानक घटना हुई। एक सुबह रेशमा का कमरा खाली मिला। खिड़की खुली हुई थी। बिस्तर पर सिर्फ उसका तावीज पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, और दीवार पर एक हाथ का निशान था। एक बहुत बड़ा हाथ का निशान जो इंसानी हाथ से बड़ा था, और वह निशान जलता हुआ सा लग रहा था, जैसे किसी गर्म चीज से दीवार को छुआ गया हो। रेशमा गायब थी और उसे ढूंढने की कोशिश की गई। पूरा कस्बा छान मारा, जंगल, कब्रिस्तान, पुरानी हवेलियां, कहीं कुछ नहीं मिला। लोग कहने लगे जिन्न उसे उठा ले गया, अपनी दुल्हन बना ले गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या कोई जिन्न किसी लड़की को उठा सकता है, या फिर कोई और सच्चाई थी? एक ऐसी सच्चाई जो इस कस्बे के पुराने राज्यों में दफन थी और जिसे शायद रेशमा ने खुद जान लिया था, इसलिए उसे ले जाया गया। रेशमा का परिवार टूट गया। मां पागल हो गई, पिता हमेशा के लिए उदास। और रेशमा का क्या हुआ?
क्या वह जिंदा थी या मरी हुई? क्या वह कहीं और थी या फिर वह अभी भी उसी कस्बे में थी, किसी ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ सकता था? यह सवाल सबके मन में थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ एक चीज थी जो सब जानते थे। रेशमा के जाने के बाद कस्बे में कुछ बदल गया था। रातें और भी सन्नाटे भरी हो गई थीं, और कभी कभी जब हवा चलती तो लोगों को एक आवाज सुनाई देती, एक लड़की के रोने की आवाज, और उसके साथ एक आदमी की हंसी, एक गहरी डरावनी हंसी। शायरें वह जिन्न हंस रहा था अपनी जीत पर, या फिर शायरें कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं थी। रेशमा के गायब होने के बाद का समय बहुत कठिन था। उसका परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। पिता की दुकान बंद हो गई। मां की हालत ऐसी हो गई कि वह किसी को पहचानती भी नहीं थी। बस एक कोने में बैठी रहती, रेशमा का नाम लेते हुए। कस्बे के लोग भी डरे हुए थे। शाम ढलते ही सब अपने अपने घरों में दाखिल हो जाते। लोगों ने रेशमा के घर के आसपास से गुजरना बंद कर दिया। उस घर को अब शापित माना जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक नई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। कस्बे के एक और घर में एक लड़की पर वही लक्षण दिखाई देने लगे। नाम था सोनम। वह भी खूबसूरत थी। उम्र भी लगभग रेशमा जैसी ही थी। सोनम ने भी शिकायत की कि उसे कोई देखता है। रात को उसके कमरे में आवाजें आती हैं। उसकी कलाई पर भी वैसा ही निशान दिखाई दिया, एक काला बिंदु। इस बार लोगों ने सीख लिया था। सोनम के परिवार ने तुरंत एक बहुत बड़े पीर को बुलाया, पैसा इकट्ठा किया, अनुष्ठान की तैयारी की गई। अनुष्ठान वाली रात पूरा कस्बा जाग रहा था। लोग डरे हुए थे। क्या होगा? क्या यह अनुष्ठान काम करेगा या फिर सोनम भी रेशमा की तरह गायब हो जाएगी? पीर साहब ने सोनम को एक कमरे में बंद किया। चारों तरफ मंत्रों वाला एक घेरा बनाया, आग जलाई, अजीब अजीब चीजों का इस्तेमाल किया गया। पूरी रात मंत्र पढ़े गए। आधी रात को कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सोनम की चीख, फिर एक और आवाज, एक गुर्राने की आवाज, जैसे कोई जानवर गुस्से में हो। लोगों ने देखा कमरे की खिड़की से एक काली आकृति बाहर निकली और हवा में गायब हो गई। सुबह जब कमरा खोला गया तो सोनम बेहोश पड़ी थी, लेकिन वह जिंदा थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। कलाई का काला बिंदु भी गायब हो गया था। पीर साहब थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, वह चला गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह किसी और को तलाशेगा, किसी और खूबसूरत लड़की को। लोगों ने पूछा, वह कौन था? वह जिन्न। पीर साहब ने कहा, वह कोई साधारण जिन्न नहीं था। वह एक बहुत पुराना जिन्न था। इस इलाके का मालिक होने का दावा करता है। वह सदियों से यहां रहता है और उसे खूबसूरत लड़कियों से प्यार हो जाता है। वह उन्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, लेकिन उसकी दुल्हनें जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वह उनकी जान ले लेता है ताकि वे हमेशा उसकी बनी रहें। लोग स्तब्ध रह गए। पीर साहब ने आगे कहा, रेशमा अब उसकी है। वह उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसे और किसी को ले जाने से रोक सकते हैं। सोनम बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई। वह हमेशा डरी हुई रहती। उसकी शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता नहीं आया। लोगों को डर था कि कहीं वह जिन्न फिर से न आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रेशमा का क्या हुआ? क्या वह मरी हुई थी या फिर वह कहीं और थी? पीर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। वे चुप रहे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रेशमा को देखा है, रात को कब्रिस्तान में सफेद कपड़े पहने हुए एक कब्र के पास बैठी हुई, और उसके साथ एक लंबी काली आकृति जो उसे देख रही होती। कुछ ने कहा कि उन्होंने रेशमा की आवाज सुनी है, गाते हुए वही अजीब गीत जिसकी भाषा कोई नहीं समझता। और कुछ ने कहा कि रेशमा अभी भी उसी घर में है, उसी कमरे में, बस कोई उसे देख नहीं सकता, क्योंकि वह अब उसी दुनिया में रहती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं।
सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर थी, उस कस्बे में अब कोई भी लड़की शाम को अकेले नहीं घूमती। कोई भी माँ अपनी बेटी को रात को खिड़की के पास नहीं बैठने देती। और हर कोई जानता है कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो दुल्हन चुनते हैं और एक बार चुन लेने पर वे कभी नहीं छोड़ते। रेशमा की कहानी एक चेतावनी बन गई, एक ऐसी चेतावनी जो माता पिता को सतर्क करती। लेकिन क्या यह चेतावनी काफी थी? क्या यह किसी को बचा सकती थी? या फिर वह जिन्न अभी भी वहीं था, किसी कोने में छिपा हुआ, अपनी अगली दुल्हन का इंतजार कर रहा हुआ? साल बीतते गए, कस्बा बदलता गया, नई पीढ़ी आई। रेशमा की कहानी एक किंवदंती बन गई। बुजुर्ग बच्चों को सुनाते, डराते, लेकिन नौजवानों के लिए यह सिर्फ एक कहानी थी, एक पुरानी डरावनी कहानी। लेकिन फिर साल 2010 में कुछ हुआ। कस्बे के बाहर एक नई सड़क बन रही थी, बुलडोजर चल रहे थे। एक बुलडोजर ने गलती से एक पुरानी टूटी हुई कब्र को खोद दिया। कब्र के अंदर से मजदूरों को कुछ मिला। वह एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो वे चीख पड़े। अंदर एक कंकाल था, लेकिन वह साधारण कंकाल नहीं था। उसके कपड़े अभी भी साफ थे, एक सफेद साड़ी, और उसके गले में एक हार था, सोने का हार, जो अभी भी चमक रहा था। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, कंकाल को उठाया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि यह कंकाल कई दशक पुराना है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस सोने के हार पर नाम खुदा था, रेशमा। पूरा कस्बा सन्न रह गया। रेशमा, वही रेशमा जो 37 साल पहले गायब हुई थी, वह यहां थी, इस कब्र में। लेकिन किसने दफनाया था उसे? क्या वह जिंदा दफनाई गई थी या मरी हुई? डॉक्टरों ने जांच की, कंकाल पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मौत का कारण पता नहीं चल सका। लेकिन एक बात साफ थी, रेशमा को दफनाया गया था, औपचारिक तरीके से, कपड़े पहनाकर, गहने पहनाकर। इसका मतलब यह था कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, या फिर हुई थी, लेकिन किसी ने उसे दफनाने का प्रबंध किया था। लेकिन किसने? कौन था वह जिसने रेशमा को इस कब्र में रखा? लोगों ने फिर से पुरानी बातें याद की, जिन्न की बातें। क्या सच में कोई जिन्न था, या फिर कोई इंसान था? कोई ऐसा इंसान जो रेशमा से प्यार करता था, पागलों की तरह प्यार। और जब उसे पता चला कि रेशमा उसकी नहीं हो सकती तो उसने उसे मार दिया और फिर दफनाया, उस जिन्न की कहानी बनाकर। या फिर कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल था। रेशमा के परिवार वाले अब नहीं थे। माँ पिता मर चुके थे, बहन की शादी होकर दूर चली गई थी। कोई नहीं था जो रेशमा को पहचान सके, सिवाय एक के। वह था काशीनाथ, रेशमा का चचेरा भाई, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसे बुलाया गया। उसने हार देखा और फूट फूट कर रोया। उसने कहा, हाँ, यह रेशमा का हार है, उसकी मां ने उसे दिया था शादी के लिए। पुलिस ने पूछा, तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम्हें कोई शक है? काशीनाथ ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात है, रेशमा के गायब होने से पहले मैंने एक आदमी को देखा था। वह अक्सर रेशमा के घर के आसपास घूमता था। एक लंबा दुबला आदमी, उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। वह किसी और गांव से आया हुआ था, एक फकीर। लेकिन लोगों ने कहा कि वह कोई फकीर नहीं है, वह कोई और है। कोई और? पुलिस ने पूछा। हाँ, लोग कहते थे वह जिन्न को बुलाने का काम जानता है, वह काले जादू का जानकार है। पुलिस ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी कहां था? 37 साल बीत चुके थे। वह आदमी शायद ही मर चुका था, या फिर कहीं और था। रेशमा का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी अस्थियां एक बार फिर दफनाई गईं, इस बार पूरे सम्मान के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेशमा की कब्र खोदे जाने के बाद कस्बे में फिर